हाय दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है स्कोर बूस्टर सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बंगाल गैजेट, ये ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये जो एशिया का है फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर है और इसको 1780 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया बाय जेम्स अगस्टस हिके, इसके फाउंडर थे। इंडिया गैजेट 1787 कलकत्ता, इसको पब्लिश करने वाले हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे। बंगाल गैजेट जो कि फर्स्ट बंगाली पेपर था, यह कलकत्ता में पब्लिश हुआ, इसके फाउंडर हरिश्चंद्र राय थे। संवाद कौमुदी, ये वीकली एक न्यूज़पेपर था जो कि वीक में पब्लिश किया जाता था इन बंगाली लैंग्वेज बाय राजा राम मोहन राय, और इसकी शुरुआत 1881 में की गई। मिरातुल अखबार, ये पर्शियन लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर था और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। बांगदत्त, ये वीकली एक न्यूज़पेपर था जो कि 4 भाषा में पब्लिश होता था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन एंड हिंदी, और इसको पब्लिशर जो थे राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर इससे संबंधित थे। ईस्ट इंडिया न्यूज़पेपर 19th सेंचुरी में पब्लिश किया जाता था और इसके पब्लिशर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, और इनका एक और न्यूज़पेपर कौन सा है? इंडिया गैजेट, जो हमने अभी ऊपर देखा। बॉम्बे टाइम्स, जो जिसको बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, इस नाम से ये पब्लिश हुआ। इसको रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट इससे संबंधित थे। राष्ट्र गफ्तार, ये 1851 में इसकी शुरुआत की गई भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दिया था, और गिरीश चंद्र घोष जो है इससे लेटर संबंधित एसोसिएट हो गए थे। हिंदू पैट्रियोट, 1853 में इसकी शुरुआत की गई कलकत्ता में। इसके पब्लिशर थे हरीश चंद्र मुखर्जी, इसके एडिटर थे। नहीं, ये ऊपर ये जो है हिंदू पैट्रियोट बेसिकली गिरीश चंद्र घोष पब्लिश करते थे, और इसके बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इससे जो है संबंधित हो गए और वो एडिटर के रूप में काम करते थे। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, इंडियन मिरर, ये 15 दिन में एक बार पब्लिश होता था बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। बंगाली न्यूज़पेपर गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। बंग दर्शन, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। द हिंदू, ये जीएस अय्यर एंड अदर्स, मतलब और भी लोग साथ में इसको मद्रास में पब्लिश करते थे। ट्रिब्यूने, ये दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा पब्लिश किया जाता था और यह 1821 लाहौर में इसकी शुरुआत की गई। केसरी एंड महाराठा, आप जानते हैं कि जो केसरी है एक मराठा न्यूज़पेपर था, और जो महाराठा है ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो कि 1881 में इसकी शुरुआत की गई बॉम्बे में बाय बाल गंगाधर तिलक, और इससे एसोसिएटेड मेंबर थे आगरकर एंड चिपलुंकर ब्रदर्स। स्वदेश मित्रन, ये मद्रास में पब्लिश होता था बाय जीएस अय्यर। अब परिदासक, ये 1886 में इसके पब्लिशर थे बिपिन चंद्र पाल, बरिंदर घोष एंड भूपेंद्र नाथ। ये फिर मिस्टेक हो गया, ये बेसिकली परिदासक के बिपिन चंद्र पाल और बरिंदर घोष थे, और जो युगांतर है, युगांतर नहीं, ये युगांतर 1906 में पब्लिश होता था बंगाल में, और इसके पब्लिशर थे बरिंदर घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, और जबकि परिदासक के केवल बिपिन चंद्र पाल हैं, और बिपिन चंद्र पाल एक आपके क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1907 में जब सूरत एक्सप्लिसिट हुआ था, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल, जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनमें डिवीजन हो गया था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये न्यूज़पेपर लंदन में पब्लिश होता था बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वंदे मातरम पेरिस में बाय मैडम भिकाजी कामा। तलवार बर्लिन में बाय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान वैनक्योर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेस है, वहाँ पे तारक नाथ दास के द्वारा पब्लिश किया जाता था। गदर न्यूज़पेपर सैन फ्रांसिस्को, और इसको जो गदर पार्टी के मेंबर्स हैं जैसे सोहन सिंह भाकना, ये लोग पब्लिश किए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल्स 1913 में इसकी शुरुआत की गई बॉम्बे में,
और इसके फाउंडर्स थे फिरोज शाह मेहता। द हिंदुस्तान टाइम्स ये कैम पानिकर के द्वारा पब्लिश किया जाता था। 1920 दिल्ली में शुरुआत की गई। बहिष्कृत भारत 1927 से बाय भीमराव अंबेडकर जी। कुडी अरासू 1910 में शुरुआत की गई बाय ए बी रामास्वामी नायकर, जिनको आप पेरियार नाम से भी जानते हैं। बंदी जीवन ये बंगाल वाले रीजन में पब्लिश किया जाता था बाय सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नेशनल हेराल्ड ये न्यूज़पेपर 1938 में शुरुआत की गई बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, ये आपको बार बार रिवाइज करना है और मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा बार बार ताकि आपको याद हो जाए। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट ये बेसिकली ये बताता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ करीब 1950 से 1980 का दशक ऐसा था कि जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो स्लो थी और उसका रफली 3 से लेकर 3.5% तक ग्रोथ रेट हमारी थी। और इसी स्लो रेट को राज कृष्णा ने एक टर्म दिया, हिंदू ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बेसिकली पहले आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी होता क्या है। सुनिए ध्यान से, अगर कोई कंट्री है, मान लीजिए हम इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो विथ इन बाउंड्री, मतलब इंडिया में विथ इन बाउंड्री कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का किसी स्पेसिफिक ईयर में। मान लीजिए हम 2024-25 का अगर हम जानना चाह रहे हैं जीडीपी क्या है, तो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका जब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा बताएगा जीडीपी। मान लीजिए एक घर है, ठीक है, और घर घर का हम जीडीपी देखेंगे तो आप उसको कंट्री एज समझिएगा। तो एक घर में मान लीजिए जो है प्रोडक्शन हो रहा है किसका, बिस्किट का, ठीक है। मान लीजिए 20 पैकेट बिस्किट प्रोड्यूस हो रहा है और मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो रही हैं जहाँ से 10 यूनिट्स निकल रहा है और इनके दाम, मान लीजिए इसका दाम जो है बिस्किट का 10 रुपये है और इसका दाम जो है 20 रुपये है। तो इसका कितना हो गया बिस्किट का पूरा 200 और मैन्युफैक्चरिंग से आपका हो गया 200। तो उस घर की कितनी जीडीपी हो गई 400। ये रुपीज़ आपकी जीडीपी हो गई उस पार्टिकुलर घर की। इसी प्रकार हम जब कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कार का प्रोडक्शन हो रहा हो, बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें, इनका जब मॉनेटरी वैल्यू आप काउंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में तो ये पूरा क्या दे देगा, जीडीपी। और एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये अपोजिट होता है जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में हम लोकेशन बेस देख रहे हैं, विथ इन इंडिया की जो टेरिटरी बाउंड्री है वहाँ पे कितना प्रोडक्शन है गुड्स का सर्विसेज का हुआ। लेकिन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसमें हम देखते हैं कि जो इंडियन सिटीजन है, ये मैटर नहीं करता कि वो इंडिया वर्ल्ड के किस कोने में कमा रहे हैं, उनकी जितनी भी अर्निंग है या जितना भी उनके द्वारा प्रोडक्शन है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप बोल सकते हैं जो जीडीएनपी है ये सिटीजनशिप बेस्ड है और जो आपका जीडीपी है ये किस पे बेस्ड है, जीडीपी आपका बेस्ड है लोकेशन बेस्ड। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो यही जीडीपी का डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब बेसिकली इसका जो करंट ईयर है 2022-23 से करंट बेस ईयर। अब आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो बताते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को हमको बताना होगा, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वो गाड़ी मूविंग में है, हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि हाँ अगर हम अपने को देखेंगे हाँ हम यहाँ पे हैं, उसका पोजीशन गाड़ी का चेंज हो रहा है हमारे रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे वो गाड़ी मूविंग कर रही है। इसी प्रकार जब जीडीपी को हमको बताना होता है तो हम किसी ईयर की जीडीपी को हम एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। तो मान लीजिए 2022-23 की हम जीडीपी उस ईयर में मान लीजिए 100 रुपये थी, ठीक है। तो अगर हमको 2025-26 की जीडीपी निकालनी है, ठीक है, 2025-26 की जीडीपी निकालनी है तो हम ये 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे बिस्किट केवल हम ले रहे हैं कि कंट्री में केवल बिस्किट प्रोडक्शन हो रहा था, तो बिस्किट मान लीजिए 10 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था और एक बिस्किट पैकेट 10 रुपये का था, तो कितना हो गया 100 रुपये हो गया ना। तो 2022-23 में आपकी जीडीपी 100 रुपये हो गई।
अब 2025-26 में देखिए दो केस हो सकता है। केस वन कि नंबर ऑफ बिस्किट आज भी 10 ही पैकेट प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, और लेकिन प्राइस अब क्या हो गया है, चेंज हो गया हो, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, 5 रुपये तो महंगाई बढ़ गई होगी, तो अब कितना हो गया, 50 रुपये। तो यहाँ पे अब जीडीपी क्या हो गई, 150 रुपये। तो अगर हम अब 100 रुपये के कंपेयर में देखेंगे 2022-23 के कंपेयर में, तो हमारी जीडीपी कितना बढ़ गई है, 50%, ठीक है। और एक दूसरा केस हो सकता है कि जो नंबर ऑफ बिस्किट है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया हो, तो हो सकता है 10 की बजाय 20 पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा हो, तो और आज प्राइस जो है मान लीजिए 15 ही इन्फ्लेशन के बाद हम एडजस्ट मान रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 300। तो इस केस में जीडीपी कितना बढ़ गया, 200% बढ़ गया 100 रुपये कंपेयर में, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो करंट ईयर 2025-26 में हमने जीडीपी निकाली इन केस वन और केस टू, ये हमारी हो गई नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको हम काउंट करते हैं। और एक दूसरा होता है रियल जीडीपी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रियल यानी वास्तविक चीज। तो वास्तविक केस यानी जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, जो हमारा बेस ईयर में इन्फ्लेशन था हम उसी चीज को काउंट करेंगे। यानी अगर 10 रुपये बिस्किट की कीमत 2022-23 में थी, तो हम 2025-26 में भी उस बिस्किट की कीमत कितना लेंगे, 10 रुपये ही लेंगे। तो अगर हम इस वाले केस की बात करें तो बिस्किट पैकेट कितना मिल रहा है, 10 पैकेट ही प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन प्राइस अब 10 ही रहेगा, तो जीडीपी कितना हो गया, 100 रुपये हो गया इन केस वन। और जब हम केस टू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बिस्किट प्रोडक्शन जो यूनिट्स है वो बढ़ गई है, 10 की बजाय 20 बिस्किट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 10 ही रुपये रहेगा, तो यहाँ हो गया 200 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 2022-23 की जीडीपी की तुलना करें 100 रुपये से, तो हम ये देख रहे हैं कि केस वन में जो है हमारा रियल जीडीपी क्या है, नहीं बढ़ा है, यानी रियल हमारा इकोनॉमी जो ग्रोथ है नहीं हुई है। लेकिन अगर हम C2 के केस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि रियल जीडीपी हमारी बढ़ी है, क्योंकि अब 100% बढ़ गया ना, 200 रुपये 100 रुपये से बढ़ गया, तो 100% जीडीपी बढ़ गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो हमको रियल पिक्चर नहीं देती किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी बढ़ा हो लेकिन वो ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ा हो। क्योंकि जो आप केस वन अगर देख रहे हैं सिनेरियो, तो इसमें क्या है, अगर 150 रुपये से तुलना करेंगे, इस वाले नॉमिनल जीडीपी से तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि 100 रुपये की तुलना में जीडीपी बढ़ गया। लेकिन जब आप रियल जीडीपी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे थे, ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आ रहे थे, इन्फ्लेशन को आपने काउंट किया इसलिए आया। लेकिन रियल जीडीपी क्या है, नहीं है पहले केस में, लेकिन केस टू में रियल इंक्रीमेंट हुआ है जीडीपी, मतलब प्रोडक्शन कंट्री का बूस्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। आप एक वर्ड सुनते होंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, ये बेसिकली बताता है, एक तरीका है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जो कंट्री है उसका बेस ईयर जो है जीडीपी का, और जो करंट ईयर जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी हो जाएगा आपका, ठीक है, इनटू 100। तो आप उस वाले केस में देखिए कि 100 रुपये हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया था, 150, लेकिन रियल जीडीपी हमारा कितना था, 100 रुपये था पहले केस में, अगर आपको एग्जाम्पल अभी याद हो। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो गया, 150। तो यानी 100 रुपये की तुलना में आपका कितना परसेंट जीडीपी बढ़ा, वो इन्फ्लेशन बढ़ा, 50%। यानी आपका इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, 50%। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या जीडीपी डिफ्लेटर से हम इन्फ्लेशन बता सकते हैं, जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो जब अगर रियल ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ये जीडीपी डी लिख दे रहे हैं हम, अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 आती है कैलकुलेट करने पे, तो इसका मतलब है उस कंट्री की जो इन्फ्लेशन है
वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है, बिल्कुल वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 100 है तो यानी वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अभी इस केस में देखिए ना 150 हो गया तो यानी इन्फ्लेशन है वहाँ पे। और अगर लेस देन 100 है तो वहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन, महंगाई बढ़ने की बजाय घट गई है ना। ये अब आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसको अपना कॉन्सेप्ट पे लौट आते हैं। ये देखिए, दो टाइप की जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है, और ये हायर देन रियल जीडीपी होता है बेसिकली, मैक्सिमम केस में होता है। लेकिन ये पूछ ले कि ऑलवेज, तो ऑलवेज आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, इक्वल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है महंगाई बढ़ने के बजाय घट गई हो, तो उस केस में आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बराबर आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल से दिखा भी दिया। ठीक है, और यूजुअली केस में देखा जाए तो हाइयर होता है, क्योंकि अगर आप 2020 की तुलना आज से करेंगे तो महंगाई बढ़ गई है। जो पहले आपको, अब महंगाई दो फॉर्म में बढ़ती है, एक तो या प्राइस बढ़ गया हो, या एक रिफ्लेशन होता है, एक श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन हमने आपको पढ़ाया है, और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आगे के लेक्चर में इंक्लूड करते रहेंगे हम, तो आप उससे ज़रूर वाकिफ हो जाएंगे। और रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, और ये एक कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ बताती है कि वहाँ पे प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, और जो सर्विसेज हैं उनका कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। इंडिया की जो इकोनॉमी अगर साइज बात की जाए तो लगभग 345.47 लाख करोड़ है, इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर देखिए जीडीपी बेस लो है तो इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है ये भी ज़्यादा होगा। अब बेस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अब अगर आप 2012 का बेस ईयर ले लीजिए, तो अब 2012 से और आज तक महंगाई में कितना चेंजेस आ गए हैं, तो जो नॉमिनल जीडीपी निकल के आएगी, रियल जीडीपी, वो कोई हमारे काम की नहीं होगी। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि हम रिसेंट वाला जो हमारा बेस ईयर हो हम उसको इंक्लूड करें। और कई नई सर्विसेज का इवोल्यूशन हो जाता है, मार्केट में आ जाती हैं, कई नए गुड्स आ जाते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करने के लिए हमको बेस ईयर चेंज करना पड़ता है, और अपने डेटा सोर्सेस को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब रीजन है डिफरेंट, जिसके कारण बेस ईयर को टाइम टू टाइम अब चेंज किया जाता रहता है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए एक जो सिंगल वार हेड होता है, जो सिंगल एक मिसाइल है ना, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वार हेड्स, जैसे ये देखिए ये एक मिसाइल थी, इसमें एक ये आपको देख रहे हैं वार हेड है, तो लेकिन इसके अंदर ना मल्टीपल वार हेड है। देखिए यहाँ जाते जाते ये क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, ये एक यहाँ गया, यहाँ लॉन्च हुआ, यहाँ लॉन्च हुआ, यहाँ लॉन्च हुआ, तो एक ही टाइम पे कई जगह जो है अटैक किया जाता है इसके द्वारा, MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करके। देखिए वन मिसाइल मेनी वार हेड्स। टाइप्स ऑफ मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जो कि जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है ना, तो ये मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये यहाँ से लॉन्च होगी अर्थ से, तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे हिट कर देगी। तो ये हमारा क्या है, ये एटमॉस्फियर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्पेस। तो यानी ये एटमॉस्फियर से पहले बाहर जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा से री एंटर करेगी एटमॉस्फियर में, फिर टारगेट को अटैक कर देगी। ये आपका हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल है, ये बेसिकली क्या करता है, एक गाइडेंस सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये जाता है और डायरेक्ट खट से अटैक कर देता है, और ये विथ इन एटमॉस्फियर रहता है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बेसिकली क्या करता है, ये भी विथ इन एटमॉस्फियर रहेगा, और लेकिन इसको जो है ये हमने उल्टा बता दिया, हाइपरसोनिक का ये वाला है, ये वाला इमेज जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का है, और क्रूज मिसाइल विथ इन एटमॉस्फियर रहता है और इसका पैराबोलिक पथ होता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है मोर देन मैक 5 होती है। अब आपको हो सकता है मैक ना पता हो, मैक नंबर जो बेसिकली होता है, मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मिसाइल्स इन द गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ये आपका क्या हो गया, मैक नंबर। ठीक है, तो मैक नंबर क्या हो गया, स्पीड ऑफ मिसाइल इन कंसर्न मीडियम। अब जिस मीडियम में आप निकालना चाहते हैं, ये मिसाइल हो सकता है, कोई दूसरा कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम।
ये आपका हो गया मैक नंबर। अब अगर मैक नंबर मोर देन 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मिसाइल लॉन्च हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड जो साउंड की स्पीड जो कि नॉर्मली आप जानते होंगे 232 मीटर पर सेकेंड होती है, अब 232 इंटू 5 कर दीजिए, उससे अधिक स्पीड से ये मिसाइल जो है भाग लॉन्च की जाती हैं। अब डिफरेंट कंट्री ने अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर ली है, ताकि अगर कोई कंट्री उन पर अटैक करती है तो ये डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं कि नीचे से एक मिसाइल लॉन्च होगी एयर डिफेंस से, और उस मिसाइल को जो है एटमॉस्फेयर में ही नष्ट कर देंगे। तो जैसे इस कंट्री ने मान लीजिए ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, इस कंट्री ने कोई मिसाइल लॉन्च की कंट्री ए पे, ये मिसाइल है, तो ये कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये यहाँ से कुछ मिसाइल लॉन्च करेगा और इसको एयर में ही जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे ए में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये आयरन डोम सिस्टम है, जो कि शॉर्ट रेंज रॉकेट इंटरसेप्शन के लिए काम करते हैं, जो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें होती हैं। और आयरन बीम है, ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आपको सिर्फ ये पता आप याद रख लीजिए, जैसे इजराइल है तो इजराइल में आयरन डोम एंड आयरन बीम टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि मीडियम रेंज इंटरसेप्शन है। और एक थार है जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, बिकॉज ऑफ द ईरान इजराइल अमेरिका वार। थार का मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। साउथ कोरिया का चियोनगुंग, रसिया का S-400 जो कि हमने भी खरीदा है रसिया से, हम लोग के यहाँ भी है। जब पाकिस्तान से अभी भी रिसेंट में वार हुआ था जब अटैक, तो उसमें S-400 बहुत काम आया था। ईरान का डिफेंस सिस्टम है बावर 373, सैयद 3, खुर्दार, जोहरा 3। नीरू मीरू, ये वाटर एंड यू, एक तरह से ये वाटर जो बारिश होती है उसके वाटर को हार्वेस्ट कैसा किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, ताकि वाटर का जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड जो वाटर है उसके लेवल को बढ़ाया जा सके। तो ये 2000 में लॉन्च किया गया भाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके। गोल्डन हैंडशेक, ये स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये 2001 और 2003 के बीच में काफ़ी चर्चा में थी। ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम थी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती थी, ताकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वहाँ से जो भी ओवर स्टाफ, ये मानी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो उनको VRS दिया जा सके, और PSU का जो है रिवेन्यू भी बढ़ सके, प्रॉफिट बढ़ सके, जो सैलरी बर्डन है वो कम हो सके। और इस केस में एम्प्लॉय को एक लमसम जो है कंपनसेशन दिया जाता था, और वो अगर VRS ले रहे हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कौन रिटायरमेंट लेगा जल्दी। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट वर्सेस एलिसा टेस्ट, आप जानते हैं एलिसा टेस्ट आपने सुना होगा कि एलिसा टेस्ट का यूज एड्स को डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट में बेसिकली जो हमारा आप जानते हैं एड्स क्या है, एड्स एक वायरस के कारण होता है, जिसके कारण जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाती है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी तो छोटी से छोटी बीमारी भी जो है क्या करेगी, बड़ा दुख देगी। ठीक है, तो और एक टाइप का, लेकिन जो एलिसा टेस्ट का ड्रॉबैक क्या है ना, कि एलिसा टेस्ट से जो भी हमको रिजल्ट मिलता है ना वो हमको काफ़ी टाइम बाद मिलता है। किसी को एड्स हो गया तो वो जांच कराएगा तो उसको तुरंत नहीं पता चलेगा, जब वो काफ़ी 3 4 5 महीने के बाद हो सकता है उस टेस्ट में आए, क्योंकि ये इम्यूनो सिस्टम है, बॉडी कुछ दिन तक इम्यूनो सिस्टम से लड़ेगी। बॉडी नहीं मतलब इम्यूनो सिस्टम जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़ेगी। और जो एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसके द्वारा DNA और RNA जो वायरस का होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो डिटेक्शन है, एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है, और इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है इन केस ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। और जबकि एलिसा के केस में क्या है, इसकी सेंसिटिविटी उतनी हाई नहीं, क्योंकि ये जब डिसीज काफ़ी हावी होने लगता है तो उस केस में ये डिटेक्ट कर पाता है। और ये HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एलिसा टेस्ट के द्वारा इनकी जांच की जा सकती है, लेकिन डिटेक्शन रेट स्लो है। मेटाबॉलिक डिसीज, ये कुछ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। मेटाबॉलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है, तो वो जो डाइजेशन हो रहा है ना उसी प्रक्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि जब डाइजेशन होगा तो हमके जो है फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको मिलेंगे, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी को एनर्जी मिलेंगे। अब क्या है कि लोगों की जो है आजकल अनहेल्दी डाइट्स हो गई हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, रात भर अगर रात में पता चला 4-4 बजे तक जाग ही रहे हैं, तो जो अगर टाइम शेड्यूल अगर सही से नहीं है तो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है और इतना तेज़ी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जिसके कारण नेचुरल एक्सपोजर भी कम होता जा रहा है और हम लोग काफ़ी ये जो तले भुने खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है खा रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, इसके कारण जो है बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा कमज़ोर हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म अगर कमज़ोर हो गया तो उससे जो है मेटाबॉलिक डिसीज हो जाती है और इनमें जो है आप टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस, हाइपरटेंशन मतलब हायर बीपी, ओबेसिटी, हाई बोन मास इंडेक्स, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एमएसएलडी मीन्स फैटी लीवर जो प्रॉब्लम आप देखते होंगे आजकल लोगों में काफ़ी देखने को मिल रही है, तो ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसीज है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सी मेटाबॉलिक डिसीज। ये अभी मार्केट में नया एक मार्केट में क्या बोलें, ये कंट्री में एक नया चैलेंज उभर के आ रहा है आज की जनरेशन में। ग्रेविटी बम एक ऐसा बम है जिसको एयरक्राफ्ट के द्वारा नीचे गिराया जाता है, इसमें कोई फ्यूल नहीं यूज किया जाता फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपल्सन, क्योंकि जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो आप पेट्रोल डीजल डालते हैं, लेकिन इस केस में जो ग्रेविटी बम है इसमें कोई फ्यूल नहीं यूज होता, इसको डायरेक्ट एरोप्लेन की सहायता से, एयरक्राफ्ट सहायता से इसको लॉन्च कर दिया जाता है और ये जो है अंडर द ग्रेविटी ये जाके अपने टारगेट को हिट करता है। अब जब ये ऊपर से लॉन्च किया जाएगा तो इसमें ग्रेविटी तो एक इफेक्ट आएगा जो इसको डाउनवर्ड लाएगा, एरोडायनेमिक्स भी इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाएगा, स्पीड और अल्टीट्यूड की साइड से आप इसको फेंक रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा ना, तो ये हो गया आपका ग्रेविटी भी। अब प्राइस शिप मतलब बेसिकली होता है कि मान लीजिए कोई कंट्री ए और बी, जैसे अभी अभी के लिए बहुत बढ़िया देख लीजिए, जैसे ईरान और यूएसए और इजराइल ये दोनों क्या कर रहे हैं, वार हो रही है इनके बीच ना। तो अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ईरान का एक जो नेवल शिप था ये श्रीलंका के कोस्ट के पास जो है उसको हिट कर दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पनडुब्बी थी उसने। तो ये इन्होंने बोला कि ये इनके लिए प्राइस शिप थी, मतलब अब ये इसका मतलब क्या समझिए कि जब दो कंट्री आपस में वार के मोड में रहती हैं तो उस केस में कोई भी कंट्री दोनों में से अगर वो दूसरे कंट्री की कोई भी जो मिलिट्री शिप्स हैं या कोई ऐसी वेसल्स हैं जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो कि अगर उसको नुकसान कर देंगे तो उनकी मिलिट्री जो है वीक पड़ जाएगी, उसको अगर हिट कर देते हैं तो उससे बोलेंगे ये एक प्राइस शिप है, क्योंकि एक प्राइस के रूप में लिया जाता है ना कि उनके डिफेंस को हमने कमज़ोर कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये न्यू दिल्ली में है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस ये पुणे में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर जो कि एक प्लेस है हरियाणा में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको इज्जत नगर बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे देखने को मिलेगा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में मिलेगा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर देखने को मिलेगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये लीमा पेरू है, इसका इंडिया से बाहर हेडक्वार्टर है, सलार दे पैजोनेल्स एक प्लेस है चिले में जो कि अटकामा डिजर्ट में स्थित है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो जो मार्स हमारा जो मंगल प्लैनेट्स है उसके सिमिलर है, क्योंकि यहाँ का जो मॉइस्चर लेवल है वो भी बहुत कम है, साल्ट जो है रिच टेरेन है मतलब बहुत साल्टी है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ बहुत ज़्यादा सन से आती हैं और यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस जो है हमेशा बनी रहती है। तो आपसे अगर पूछ ले कि मार्स लाइक कंडीशन आपको अर्थ पे कहाँ देखने को मिलेगी तो आप बोलेंगे सलार दे पैजनल जो कि चिले में स्थित है इन द साउथ अमेरिका कंटिनेंट। फिनलैंड इसकी कैपिटल हेलेंस्की है और ये बॉर्डर शेयर करती है नॉर्वे से नॉर्थ में, स्वीडन से नॉर्थ वेस्ट, रसिया से ईस्ट में। ये आप देख सकते हैं ये आपका फिनलैंड कंट्री है, इसकी कैपिटल ये हेलेंस्की है और ये आपका देखिए ये आपका क्या हो गया ये स्वीडन और ये आपका नॉर्वे और इधर हो गया आपका ये रसिया।
ये 3 कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ पे एक लेक है, लेक साइमा। लेक साइमा ये फिनलैंड की सबसे हाईएस्ट लेक है। आप जानते होंगे कि फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। और लेकिन यहाँ पे जो लेक सबसे हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, बड़ी है, तो ये है लेक साइमा। ये आप इसका लोकेशन ये देख सकते हैं। और ये देखिए जो फिनलैंड है, इसके अगर आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, और यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और ये क्या है आपका बाल्टिक सी है। ठीक है, ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये देखिए लेक लड़ोगा, ये यहाँ पे है। यूरिया, यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है CONH2 ट्वाइस, तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो फार्मर इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। पहली बार लेबोरेटरी में यूरिया को होलर ने बनाया था 1828 में। अब यूरिया को बनाने के लिए जो है एक प्रोसेस यूज होता है जिसको बोलते हैं हैबर बोश प्रोसेस। इसके द्वारा यूरिया को बनाया जाता है। नहीं, यूरिया को जो है बेसिकली ये पूरा स्टेप है, हैबर बोश प्रोसेस के द्वारा केवल अमोनिया बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या स्टेप क्या इन्वॉल्व है यूरिया बनाने में। सबसे पहले जो मेथेन होता है ना, स्टेम मेथेन रिफॉर्मिंग की जाती है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी मेथेन गैस होती है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, इसको इस पर जो है वाटर वेपर जो कि गैसियस फॉर्म में पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल क्रिस्टल, और ये करीब 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आप मतलब हाई टेम्परेचर बोल दीजिए। तो अब इतने टेम्परेचर पे निकल के प्रेजेंस में जब वाटर वेपर पास किया जाएगा, तो जो मेथेन है इसका डिकम्पोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आप पढ़े होंगे, ये बहुत हार्मफुल है। ये तो तब इसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाटर वेपर अभी अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके फॉर्म कर देगा आपको CO2 और H2, CO2 और H2 हाइड्रोजन केवल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमें मिल गया, अगर इन दोनों रिएक्शन को आप कंबाइन कर देंगे ना, तो आप जो है आप लिख सकते हैं मेथेन प्लस वाटर वेपर, और ये आपका फॉर्म कर रहा है CO2 प्लस आपका हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है ये प्योर हाइड्रोजन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाय स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग जो हाइड्रोजन हमको प्योर प्राप्त हो गया। अब हमको यूरिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत है। तो नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन एयर से किया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एयर में सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन ही तो है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 21%। उसके बाद आर्गन है, आर्गन के बाद आपका CO2 है, और उसके बाद आपको बताना है। और फिर ये हैबर बोस प्रोसेस के द्वारा ये जो नाइट्रोजन आपको मिल गया और ये हाइड्रोजन मिल गया, इनको रिएक्ट करा के अमोनियम बनाया जाता है, अमोनिया। और यही अमोनिया फिर CO2 से मिक्स करके क्या बनेगा, आपका यूरिया फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो मेथेन यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिया, मोर देन 70 से 80% करीब जो है नेचुरल गैस से प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमको जो है क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी जब इजराइल और ईरान का वार हो रहा है, इसमें अब ये वाले जो रीजन है, पर्शियन गल्फ वाले रीजन कंट्री, वहाँ से हमारा नेचुरल गैस नहीं आ पा रहा है, और जिसके कारण फर्टिलाइज़र का जो है अभी कमी पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो इसीलिए अगर फर्टिलाइज़र जो है अगर सुचारू रूप से अवेलेबल रहे तो उसके लिए जो है नेचुरल गैस की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो मेथेन आप रिक्वायरमेंट है वो करीब 70 से 80% जो है नेचुरल गैस से प्राप्त होती है। ज़ैपोरिजियन न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूक्रेन में स्थित है। ये जब रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तो उस केस में काफ़ी न्यूज में था, और ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब देखिए जिनेवा कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। जिनेवा कन्वेंशन बेसिकली ये एक ऐसा कन्वेंशन है जिसके जरिए ह्यूमैनिटी को बचाया जाता है, कि जब वार हो और आर्म रिबेलियन जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस केस में ह्यूमैनिटी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए जिनेवा कन्वेंशन साइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन कोई भी साइट ऐसी नहीं अटैक की जाएगी जहाँ पे सिविलियन की डेथ हो, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है।
और ख़ास तौर से न्यूक्लियर रिएक्टर वाली साइट्स तो बिल्कुल नहीं अटैक की जाएगी, क्योंकि अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर वाली साइट को डैमेज कर दिया, या तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल पहले यूज हो चुका है उस पर भी अगर अटैक कर दिया, तो वहाँ पे सीजियम 137 का रिलीज होता है। अब सीजियम 137 बेसिकली क्या करेगा कि रेडिएशन जो है एमिट करेगा, और इस रेडिएशन के कारण जो है हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और लैंड जो है कंटेमिनेट हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और इवन जब एयर विंड फ्लो होगी तो ये रेडिएशन, ये जो है ये क्रॉस होकर ट्रांस बॉर्डर दूसरी कंट्री पहुंच जाएंगी, तो वहाँ पे भी नुकसान होगा, डैमेज करेगी, एनवायरमेंटल और हेल्थ इशू क्रिएट कर देगी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। जब आप शेयर मार्केट में आपने अगर कोई ऐप यूज किया हो फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, तो आप देखते होंगे जब आप शेयर कोई खरीदते हैं तो उस केस में एक तो ब्रोकरेज चार्ज लगता है जो वो ऐप चार्ज करती है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करती है, जो डिपेंड करता है उसका अमाउंट कि आपने कितना ज़्यादा शेयर खरीदा, कितने अमाउंट का शेयर खरीदा है। और ये जो भी स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हीं पे लगाया जाता है, उनके ट्रांजैक्शन पे। तो ये एक टाइप का ट्रांजैक्शन जो है टैक्स है, नॉट ऑन दी प्रॉफिट। इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में फाइनेंस एक्ट 2004 के द्वारा किया गया, और ये केवल ट्रांजैक्शन पे लगता है, और वो उन ट्रांजैक्शन पे लगेगा जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन आप खरीद बेच रहे हैं जिसको इस एक्ट में मेंशन किया गया हो। अब आप बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? देखिए, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, ये जो आप शेयर खरीद लिया उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, और ये जब आप बेचेंगे ना तब आपको देना पड़ता है, और ये डिपेंड्स करता है कैपिटल गेन टैक्स का अमाउंट कि आप उसको कितने टर्म के लिए आपने होल्ड किया। आपने जो गेन किया है प्रॉफिट, वो शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका परसेंटेज डिफर करता है इन दोनों केस में। और ये इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि इनकम टैक्सेशन की गवर्नमेंट को इनकम हो, रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आए और वो वेलफेयर एक्टिविटीज करे कंट्री के लिए। और लेकिन जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, नाम में ही आ रहा है ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा, और ये जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई शेयर खरीदेंगे, तभी ये ट्रांजैक्शन के टाइम पे ये एप्लीकेबल होगा। और इसका जो वैल्यू है, मतलब कितना परसेंट लगेगा, तो इसका परसेंटेज फिक्स है। आप चाहे इसको अगर आप 1000 रुपये का खरीद रहे हैं, तब भी अगर इसका रेट 0.001% है तब भी वही रेट लगेगा। आप 1 लाख का खरीद रहे हैं तब भी उतने परसेंट लगेगा, मतलब रेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और ये एक तरह का कंप्लायंस, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सभी से कंप्लायंस कराया जाए जो भी ट्रेडिंग करते हैं। कोकोनट को कल्प वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि कोकोनट का जो ट्री होता है ना, इसका हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल है, हर पार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे नारियल लीजिए, जो नारियल का ऊपर का होता है उससे आप क्या बना लेते हैं, रोप रस्सी बन जाती है। नारियल आप खा रहे हो, उसका पानी कितना, उसमें लॉरिक एसिड होता है जिससे वो क्या होता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये तो इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम ये सब कवर करते रहते हैं, तो आप अच्छे से करते रहिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी है ना कोकोनट में, टॉप पे है। इंडिया वर्ल्ड में कोकोनट प्रोडक्टिविटी टॉप पे है, और लेकिन प्रोडक्शन के केस में हम 3rd नंबर पे हैं, अमाउंट की बात की जाए। यानी अगर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर, आप बोल दीजिए पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा कितना प्रोडक्शन है, उसी को बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है ना, वो हमारा 3rd पे हम रैंकिंग करते हैं, और हमसे ऊपर इंडोनेशिया, फिलीपाइंस हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे ये 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम बता सकें कि कोकोनट का इंपॉर्टेंस कितना है इन द लाइवलीहुड सपोर्ट और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में। इसमें एक डिसीज की प्रॉब्लम आती है, रूट विल्ट डिसीज, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस डिसीज के कारण जो कोकोनट की जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। कैस्यू, कैस्यू जिसको आप क्या बोलते हैं, काजू, ये इंडिजिनस है, नेटिव है, ये ब्राज़ील का। अब ब्राज़ील कहाँ है आपका, लैटिन अमेरिका के जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है वहाँ पे आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। और इंडिया में पहली बार इसको पुर्तगीज़ के द्वारा 16th सेंचुरी में
लगभग अगर एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो लगभग 1570। तो आपको ये ईयर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ये चीज़ें सब इंट्रोडक्शन वाली कंट्रोवर्शियल रहती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाए। ये एक टाइप को इसको जब ग्रो किया जाता है ना, प्लांटेशन और हार्टिकल्चर क्रॉप के रूप में इसको ग्रो किया जाता है। इस कैशू क्रॉप की एक विशेषता ये है कि जो अगर जैसे आपका पैडी है, पैडी के केस में क्या करेंगे, जो धान है ना उसमें पानी भरा रहेगा तो वो बढ़िया रहता है, उसको पानी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन कैशू के केस में अगर वाटर लॉग्ड कंडीशन है, पानी काफ़ी टाइम तक भरा है, तो ये उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है ना, ये मॉइस्चर के सेंसिटिव होती है। ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा तो ये क्या है, रूट्स सड़ जाती हैं, और जब रूट सड़ जाएंगे तो पेड़ क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका यूज परफ्यूम, ऑयल, रिलीजियस रिचुअल में यूज किया जाता है। आयुसीएन की कैटेगरी में काजू को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे टॉप प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है काजू का, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन तमिलनाडु। आपको बस टॉप अगर पता है ना तब भी बहुत है। महाराष्ट्र जो है काजू के प्रोडक्शन में अग्रणी स्टेट है। ये इसके लिए सैंडी और लेटेराइट सॉइल्स जो है सूटेबल है, लेकिन जो हैवी क्लेई सॉइल होती है ये नॉट सूटेबल है, वाटर लाउड कंडीशन नॉट सूटेबल है। आपने सुना होगा इंडियन सैंडलवुड और रेड सैंडल्स, ये जो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें तो यही तो पूरा चंदन की लकड़ी का ही तो पूरी मूवी बनी है, चंदन की लकड़ी पे। तो हम जान लेते हैं कि आखिर क्या है। जो इंडियन सैंडलवुड है इसको चंदन श्रीगंधा भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेंटालम अल्बम। इसको आपको आप इसको इंडिया, जो कि पेनिनसुलर इंडिया है और जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अलावा भले नाम है इंडियन सैंडलवुड, लेकिन ये आपको दूसरे रीजन में भी मिलेगा। चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन कंट्री में भी इंडियन सैंडलवुड को आप देख सकते हैं। इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और जो रेड सैंडल है ये एंडेमिक है इंडिया का। अब देखिए वहाँ पे इंडियन, ये देखिए क्या नाम था, इंडियन सैंडलवुड, लेकिन ये इंडिया का जो है नेटिव नहीं है। लेकिन जो रेड सैंडल्स है ये इंडिया का क्या है, एंडेमिक है, केवल इंडिया में पाया जाता है, और खासतौर से ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। इसका यूज फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई वैल्यू टिम्बर में यूज किया जाता है। तो आपका एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि जो पुष्पा मूवी है अगर आपने देखी है तो उसमें रेड सैंडल दिखाया गया है कि इंडियन सैंडलवुड दिखाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विद प्रॉपर रीजन, मतलब आपको कहाँ से पता चला, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे तो नहीं पता चला। तो आपको बस इन दोनों में बताना है कौन सी चीज़ें इनमें दिखाई गई है, रेड सैंडल या रेड या इंडियन सैंडलवुड। कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 2 में इसके ट्रेड को साइट्स में रेगुलेट किया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी रेड सैंडल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अगर इन दोनों का हम कंपेयर देख लें, देखिए सैंडलवुड, इंडियन सैंडलवुड एंड रेड सैंडल्स। इसका साइंटिफिक नेम सेंट्रलम एल्बम, इसका टेरोकार्पस सेंट्रलिनस। ये वल्नरेबल है और ये इंडेंजर्ड है, मल्टीपल कंट्री में पाया जाता है। और आपका रेड सैंडल केवल इंडिया में पाया जाता है, ऑयल परफ्यूम रिचुअल में, टिम्बर इंस्ट्रूमेंट में। और इसके हैबिटेट जो है ड्राई जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको इंडियन सैंडलवुड देखने को मिलेंगे। और रेड सैंडल्स आपको ईस्टर्न घाट, खासतौर से आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब जो सैंडलवुड होते हैं ना, इसमें बेसिकली आपको एक स्पाइक डिसीज आपको देखने को मिलेगी इन प्लांट्स में, और जो कि फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, जो इन सैंडलवुड को अफेक्ट करता है। पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया में काजू, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, पपाया, पाइनएप्पल, पोटैटो, टोबैको, चिली, टोमेटो, मैजी, ग्राउंडनट, टैपियोका, जिसको कसावा भी बोलते हैं, जो साबुनदाना होता है जो फास्टिंग लोग खाते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है, इसी टैपियोका कसावा के रूट से प्राप्त होता है। अब आप सुनते होंगे डिफरेंट टीआरपी टीआरपी, तो अब हम पढ़ समझ लेते हैं कि आखिर टीआरपी है क्या और टीआरपी रिलीज कौन करता है। तो एक इंस्टीट्यूशन है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो 2010 में स्थापित हुई इस बॉडी को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा।
ये एक ज्वाइंट इंडस्ट्री बॉडी है जो बेसिकली ब्रॉडकास्टर, एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिनके द्वारा इस काउंसिल को बनाया गया है। इसका बेसिकली रोल है कि जो टीवी ऑडियंस है उनका मेजर करें और एक ऑफिशियल व्यूअरशिप डाटा पब्लिश करें जो कि टीआरपी के रूप में ये पब्लिश करते हैं। अब देखिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये बेसिकली मेजर करता है किसी भी चैनल का, ये देखिए चैनल का ओवरऑल भी हो सकता है और चैनल के किसी प्रोग्राम का भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि उस चैनल का या उस चैनल में किसी प्रोग्राम का कितना पॉपुलैरिटी है कंट्री में, और इसको किसी पीरियड के लिए नॉर्मली वीकली मेजर किया जाता है। हर वीक में पब्लिश होता है टीआरपी डाटा और मोस्टली थर्सडे को पब्लिश होता है। अगर किसी चैनल का या किसी प्रोग्राम का टीआरपी हाई है तो इसका मतलब है उसके जो नंबर ऑफ व्यूअरशिप हैं वो ज़्यादा है। अब इसके मेथड हैं जो टीआरपी, अब कैसे, अब कोई अगर आप डेटा पब्लिश कर रहे हो तो उसके कोई तो आप मेथड अडॉप्ट करोगे तभी तो पब्लिश करोगे। तो टीआरपी के लिए ये 3 मेथड्स हैं। पीपल मीटर, जिसको बारोमीटर भी बोलते हैं, इसका यूज करते हैं जो सेलेक्टेड टीवी होती है कुछ करके, जैसे टीवी बिकती है ना, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो उसी टाइम पे कुछ टीवियों में ये मीटर लगा दिया जाता है, बारोमीटर, और ये किसी को नहीं पता होता। जो हाउस होल्डर हमारे आपके घर में हो सकता है ये लगा हो, लेकिन हमें नहीं पता हो, क्योंकि जो सेलर है ना उसे भी नहीं पता होता। क्योंकि अगर ऐसा पता हो जाए तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां ऐसी टीवी तो मतलब जो टीवी चैनल से वो अपने यहाँ होर्डिंग कर लेंगे और वो दिन भर चलाए रहेंगे तो उनका टीआरपी तो बढ़ ही जाएगा। और ये जो पीपल मीटर है ये बेसिकली रिकॉर्ड करता है कि आप किसी चैनल प्रोग्राम को कितना देख रहे हैं, कितने टाइम तक देख रहे हैं। और दूसरा है ऑडियो वाटरमार्क टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो ऑडियो है उसको मेजर किया जाता है टीवी ब्रॉडकास्टर के द्वारा, और उसमें ये देखा जाता है कि आप कितने टाइम तक किसी पार्टिकुलर चैनल को या प्रोग्राम को आपने देखा। फिर उसका भी डेटा का यूज किया जाता है वाइल पब्लिशिंग द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और तीसरा है पिक्चर मैचिंग। इसमें क्या कि आप टीवी देखते रहेंगे ना तो किसी टाइम पे क्या होगा, जैसे आप स्क्रीन शॉट लेते हैं मोबाइल का, उसी प्रकार यहाँ पे जो है इमेज कैप्चर कर ली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी टीवी चलती रहेगी। फिर इन सारे जो डेटा है ना यहाँ से कलेक्ट किया कंपनी ने, जो आपके बार का है, उस डेटा को एनालिसिस करेगी वीकली, और हर थर्सडे को आपको एक टीआरपी डेटा दे देगी कि कौन से टीवी चैनल जो है टॉप पे है, सबसे अधिक देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम सबसे अधिक देखते हैं। और ये टीआरपी का यूज ही करके जो है कंपनियां जो हैं, कंपनियां या मैन्युफैक्चरर, जैसे हम ही, आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपको ऐड देना है तो आप टीआरपी डेटा ही देखोगे ना। जहाँ पे ज़्यादा लोग देखेंगे वहीं पे तो आप जो है आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा व्यूअरशिप होगी तो वहीं पे तो आप ऐड दोगे। तो इसलिए टीआरपी डेटा बहुत यूजफुल होता है। और जो टीवी चैनल्स हैं ना ये टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं, क्योंकि उनका ये रेवेन्यू का सोर्स है। उनकी टीआरपी ज़्यादा रहेगी तो उनको ज़्यादा ऐड मिलेंगे और उनकी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो आप देखते होंगे ना जब आईपीएल आता है या जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, कितने ऐड आते हैं उस टाइम पे, ऐड बहुत कॉस्टली होते हैं उस मैच के बीच में जो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं ना। जीरो बेस्ड बजटिंग, इसका कॉन्सेप्ट पीटर पाइर ने दिया था। अब पहली बार जो है इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो जॉर्जिया प्रोविंस है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था 1973 में, और बाय जिम्मी कार्टर के द्वारा। इसमें बेसिकली जो भी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम को हर फाइनेंशियल ईयर में जीरो से स्टार्ट किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या कर दिया, आपने बजट बताया कि हाँ ये फलाना स्कीम है, हमको इतना चाहिए, तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे आप ये अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो कि आपको मान लीजिए 15,000 महीने चाहिए, तो आपका 1 महीना पूरा हुआ ना, तो अगले महीने जो है आपके पापा आपसे पूरा डिटेल्स लेंगे कि हाँ बताओ बेटा अगर आपका क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो हो सकता है आपके कुछ ऐसे खर्चे हों जो कि आपके पापा काट सकते हो, तो उसमें से वो 1,500 रुपये रिड्यूस कर देंगे और हर महीने ये चलेगा। तो इसी को बोलेंगे आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। और इसमें कोई प्रीवियस मंथ का, जैसे आपको किसी मंथ आपको 20,000 दे दिया पिछले मंथ मान लीजिए, और इस मंथ से जीरो बजटिंग स्टार्ट हुआ, तो आपका पिछले मंथ वाला नहीं कंसिडर करेंगे, हर मंथ एक नया मंथ होगा। ऐसा ये जीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आज हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और थोड़ी बहुत तो कमियाँ रह ही जाती हैं कहीं ना कहीं, अभी उस पर काम किया जा रहा है और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप थोड़ा पेशेंस रखिए।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।